नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के दूसरे भाग, जिसमें कि हम ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ और विदेशी यात्री जो समय समय पर भारत आए उनके विवरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले भाग में हमने जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम कुछ जो ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ हैं उनके बारे में और विदेशी विवरण इनके बारे में, इनसे हमें भारतीय इतिहास में क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य की रचना अधिक हुई थी, परंतु अन्य विषयों पर भी ग्रंथ रचनाएं हुई थी और उसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जीवन संबंधी सामग्री भरी पड़ी हैं। इनमें से कुछ ग्रंथ तो ऐतिहासिक हैं। कतिपय ग्रंथ जो हैं, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी 6ठी शताब्दी में रचा गया ग्रंथ, इस ग्रंथ में हमें पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों का तथा भारत के कई स्थानों और बहुत सी जातियों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसमें मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानूनी व सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। चूँकि चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शासन की एक विधि के रूप में की थी, इसलिए राजनीति शास्त्र का यह अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पूर्ववर्ती जो राजनीति शास्त्र संबंधी ग्रंथकारों के उल्लेख हैं, उनके साथ ही साथ प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का विस्तृत एवं मौलिक वर्णन हुआ है। इसके पश्चात हम जिस ग्रंथ का उल्लेख कर सकते हैं वो है पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा गया है। ये इसमें समकालीन जो शुंग सम्राट है पुष्यमित्र शुंग, उसके संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिलता है। इसमें हमें उल्लेख मिलता है कि जैसे यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, इसी से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी तरह से गार्गी संहिता से हमें शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा यवनों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्वप्न वासव दत्ता, इसकी रचना महाकवि भास का एक नाटक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी और इससे समकालीन राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इसमें वत्सराज उदयन और अवंती नरेश चंड प्रद्योत के आपसी संबंधों का उल्लेख है। इधर हम जब दक्षिण भारत के साहित्य की ओर देखते हैं तो इसमें हमें संगम साहित्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। जो प्रारंभिक 3 राजवंश थे, चोल, पांड्य, केरल, इन राजवंशों के बारे में हमें संगम साहित्य से ही जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास की मालविका अग्निमित्र से हमें पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्रों के साथ साथ समकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो है उसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन है, साथ ही साथ चाणक्य और नंद मंत्री मुद्रा राक्षस की कूटनीतिक चालों का भी अच्छा वर्णन है। इसी तरह से हर्षचरित जो है महाकवि बाण, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे, उसमें उन्होंने हर्षवर्धन का न केवल जीवन चरित्र दिया है बल्कि सम्राट के पूरे जीवन चरित्र चित्रण सब किया है। साथ ही इसमें हमें 7वीं शताब्दी के भारत का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। इसी तरह से बाण की एक जो दूसरी पुस्तक है कादम्बरी, उसमें भी हमें उस समय के समाज एवं संस्कृति की झलक मिलती है। एक और जो ग्रंथ है गौडवहो, जिसकी रचना वाकपति राज ने की थी, इससे हमें कन्नौज सम्राट यशोवर्मन की दिग्विजयों का वर्णन
मिलता है। जिस महत्वपूर्ण ग्रंथ को भारत में सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम दिया जाता है वो है कल्हण की राजतरंगिणी। इस ग्रंथ में प्राचीन समय से शुरू करके 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास विशद रूप से लिखा गया है। कश्मीर के राजाओं के साथ भारत के जिन अन्य राजाओं से युद्ध हुए और जो अन्य प्रकार से कश्मीर के संपर्क में आए उनका वृत्तांत भी इसमें प्रसंगवश दिया गया है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जैसे पृथ्वीराज विजय, हमीर मदमर्दन, विक्रमांक देव चरित, कुमारपाल चरित आदि। ये सभी ग्रंथ हैं काव्यात्मक, लेकिन इनमें ऐतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो विदेशी यात्री समय समय पर भारत आए, इनमें यूनानी, चीनी और तिब्बती लेखक हैं। उनके विवरण लेख और ग्रंथों से भी हमें महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। यूनानी लेखकों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो सिकंदर पूर्व के और एक सिकंदर पश्चात के। यूनानी विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव के आधार पर भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनकी बहुत सी बातें जो हैं निराधार हैं। इसलिए जब हम भारत के इतिहास का उनकी विवरण के आधार पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। सिकंदर पूर्व के लेखकों में स्काइलैक्स, हेरोडोटस ये महत्वपूर्ण हैं। स्काइलैक्स ईरान के सम्राट दारा का यूनानी सैनिक था। दारा ने सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने भेजा था। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। उसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में पश्चिमी भारत की जातियों का उल्लेख किया है, परंतु उसका विवरण जो है सुनी सुनाई बातों पर निर्भर होने के कारण प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। सिकंदर की सेना के साथ बहुत से लेखक और विद्वान भी भारत आए थे, जिनमें नियार्कस, एरिस्टोबुलस और नेसाइक्रिटस उल्लेखनीय है। इन सभी ने तत्कालीन भारत का विवरण लिखा था, परंतु दुर्भाग्यवश सभी के मूल लेख लुप्त हो गए हैं। बाद के यूनानी लेखकों की रचनाओं में उनके उद्धरण अवश्य मिलते हैं। इन सब से हमें भारत पर सिकंदर के अभियान की कहानी प्राप्त होती, क्योंकि किसी भी भारतीय लेखक ने अपनी रचना में सिकंदर के अभियान का उल्लेख नहीं किया है। सिकंदर के बाद के यूनानी लेखकों की रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें विशेष रूप से मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन और पेट्रोक्लीस महत्वपूर्ण हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी नरेश सेल्यूकस का राजदूत था। उसकी पुस्तक इंडिका, जो कि उसके प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित थी, लेकिन अब यह ग्रंथ लुप्त हो गया है। लेकिन परवर्ती जो बाद के लेखक हैं उनकी रचनाओं में इसके हमें उदाहरण मिलते हैं। मेगास्थनीज की भांति ही एक अन्य डिमैकस भी बिंदुसार के दरबार में यूनानी सम्राट का राजदूत था। इसका लिखा ग्रंथ भी विलुप्त हो गया, लेकिन बाद के यूनानी लेखकों की रचनाओं में इसके कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास लिखा था, जिसमें कि भारत का विवरण है। इसी तरह से एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक दो ग्रंथ लिखे। ईसा की दूसरी शताब्दी के रोमन लेखक टॉलमी ने भारत के भूगोल के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। उसका बनाया हुआ भारत का नक्शा अब तक भी उपलब्ध है। एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्राइयन सी नामक एक अद्भुत ग्रंथ भी मिला है, जिससे भारत के भूगोल, व्यापार आदि के बारे में अच्छी जानकारी हमें मिलती है। जब बौद्ध धर्म का भारत के बाहर विस्तार हुआ तो धर्म संबंध स्थापित होने पर केवल भारत के लोग ही बाहर नहीं गए, बल्कि बाहर से भी लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने
भारत आए, इनमें विशेष रूप से चीनी और तिब्बती लेखक महत्वपूर्ण हैं। चीनी लेखकों में सुमा चीन, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि महत्वपूर्ण हैं। सुमा चीन को चीनी इतिहास का पितामह माना जाता है। उसने जो ग्रंथ लिखा था उसने भारत के संबंध में बहुत सी जानकारी लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री भारत आया था वो था फाहियान। वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था और लगभग 15-16 वर्ष तक भारत में रहा था। उसने भारत के बहुत से भागों का भ्रमण भी किया और अपना यात्रा विवरण लिखा। उसके यात्रा विवरण में देश की धार्मिक अवस्था और बौद्ध धर्म पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन प्रसंगवश सामाजिक तथा अन्य बातों का भी उल्लेख उसमें हुआ है। उसका वर्णन प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण बहुत उपयोगी है और उससे हमें गुप्तकालीन भारत के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से हर्ष के समय में जो भारत में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग और 15 साल भारत रहा। उसने भारत के अनेक भागों का भ्रमण किया और स्वदेश पहुंचने के बाद अपने भारत प्रवास के अनुभवों को लेखबद्ध किया। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए ह्वेनसांग का यात्रा विवरण बड़े महत्व का है। यह विवरण बड़े विस्तार के साथ लिखा गया है। बौद्ध इतिहास के संबंध में बहुत सी उपयोगी बातें इससे ज्ञात होती हैं। हर्षकालीन भारत का यह प्रत्यक्षदर्शी विवरण है। 7वीं शताब्दी में एक और चीनी यात्री था इत्सिंग। वह अंतिम उल्लेखनीय चीनी यात्री है। उसने कई वर्षों तक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा। उसके विवरण से भी हमें समकालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी और चीनी लेखकों की भांति हमें तिब्बती लेखक लामा तारानाथ का भी विवरण प्राप्त होता है, लेकिन उसका विवरण जो है धार्मिक पक्षपात और अविश्वसनीय तथ्यों से भरा पड़ा है। अब हम थोड़ा सा अरबी लेखकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्राचीन काल से ही अरब देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा। अरब सौदागर व्यापार वाणिज्य के निमित्त निरंतर भारत आते थे। इन्हीं व्यापारियों ने, सौदागरों ने, कुछ ने भारत के बारे में लिखा है। इनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है किताबुल मसालिक वल ममालिक। इसमें भारत के अनेक स्थानों और नगरों का विवरण है। इसी तरह से अल मसूदी ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसमें भारतीय राजनीति, समाज और धर्म का अच्छा विवरण दिया है। इसी तरह से एक अन्य अरबी यात्री की पुस्तक में राष्ट्रकूटों एवं प्रतिहारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस तरह से इन सभी यात्रा विवरणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।